स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में ये हॉर्नबिल एनसीईआरटी की क्लास 11th के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है और आज मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट चैप्टर इस बुक का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक महिला का चित्रण, एक महिला का चित्रांकन यानी लेखन के रूप में, शब्दों के रूप में उनका ब्यौरा दिया जा रहा है यहाँ पे। और इस चैप्टर को लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है खुशवंत सिंह। और खुशवंत सिंह अपने बचपन में अपनी दादी के साथ उनका क्या रिलेशन था उस चीज़ को इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी दादी के बारे में भी, उनके बारे में भी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो किस प्रकार की महिला थी और कैसा उनका स्वभाव था और कैसी उनकी एक्टिविटी थी। तो देखिए, इस लेसन में, इस चैप्टर में खुशवंत सिंह बोलते हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी दूसरी सभी दादियों की तरह एक ओल्ड वुमेन थी, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वह 20 सालों से ही उतनी ही बूढ़ी और झुर्रियों वाले चेहरे की या फिर झुर्रियों वाली बॉडी की थी जब से मैं उन्हें जानता था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहा करते थे कि वो भी कभी यंग थी, प्रिटी थी, सुंदर थी और उनका भी एक हस्बैंड था। लेकिन मैंने, क्योंकि बचपन से लेकर 20 साल तक की जवान होने तक की प्रक्रिया में उनको सिर्फ एक ही अवस्था में देखा था, बूढ़ी अवस्था में, और वो भी खतरनाक बूढ़ी अवस्था में और झुर्रियों वाले चेहरे के साथ, झुर्रियों वाली बॉडी के साथ। तो मेरे जैसे एक बच्चे के लिए, जिन्होंने कभी उन्हें जवान और सुंदर अवस्था में देखा ही नहीं, उसके लिए ये सब बातें जो लोग बताया करते थे उस पर विश्वास करना लगभग असंभव सा था या मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो चित्र था वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस यानी जहाँ पे आग वाग जलाने की जगह होती है, अंगीठी रखने की या आग जलाने की जगह होती है ठंड में, तो उसके ऊपर दीवार में एक जगह टंगी हुई थी ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उस चित्र में उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले फिटिंग वाले कपड़े पहन रखे थे, यानी लूज फिटिंग वाले क्लोथ्स पहन रखे थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके चेस्ट, सीने के काफ़ी हिस्से को ढक रही थी और वो देखने से लगभग 100 साल बूढ़े लग रहे थे, 100 साल के बूढ़े जैसे एक युवक लग रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of children. वह इस प्रकार के नहीं दिख रहे थे कि उनकी कोई वाइफ थी या बच्चे थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. यहाँ बच्चे का मतलब है grandchildren यानी कि पोते पोतियाँ। वो इस तरीके के लग रहे थे कि उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ हों। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अपनी दादी के बारे में उनको यंग और प्रीति के रूप में स्वीकार करने वाला जो विचार था वो लगभग एक विरोधाभास वाला विचार था मेरे लिए एक ऐसा विचार था जिस पर विश्वास करना मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। She often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर उन खेलों के बारे में मुझे बताती थी जो कि वो अपने बचपन में खेलती थी या खेला करती थी। That seemed quite absurd and
dignified on her part, and we treated it like the fables of prophets, she used to tell us. और जब वो ये बताती थी कि किस प्रकार से वो छोटी थी और बचपन में इन अपने जो खेल खेला करती थी उन खेलों के बारे में जब वो बताती थी तो उनकी ये सारी बातें एकदम बेहुदा लगती थी और अशोभनीय सी प्रतीत होती थी, क्योंकि ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि वो कभी छोटी थी, सुंदर थी, अच्छी थी और बच्चे जैसा भी व्यवहार था उनका, कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता था। तो उनकी ये सारी बातें बेहूदगी, अशोभनीय और काल्पनिक लगती थी, जैसे कल्पना में काल्पनिक कहानियाँ होती हैं संतों की, महापुरुषों की, कि उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन उन पे एक वैज्ञानिक तरीके से विश्वास करना लगभग असंभव सा होता है। तो उसी प्रकार की वो उनकी बातें काल्पनिक सी लगती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा से ही थोड़ी छोटे कद की, मोटी और थोड़ी झुकी हुई, कमर से थोड़ी झुकी हुई थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका चेहरा ऐसा था कि हर जगह से झुर्रियों की लाइनें चेहरे पे, हर जगह से झुर्रियों की लाइनें इधर से उधर क्रिस क्रॉस करके, मतलब झुर्रियों की लाइनें काटती हुई उनके चेहरों पे प्रतीत होती थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, निश्चित थी वह वैसी ही थी जैसा कि हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड had stayed at the same age for 20 years. बूढ़ी, इतनी भयंकर रूप से बूढ़ी कि उससे और अधिक ज़्यादा बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती थी, और उनकी इसी खतरनाक बूढ़ेपन को मैं लगभग 20 सालों से उन्हें देख रहा था कि वो उसी अवस्था में थी। यानी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उससे और ज़्यादा बूढ़ी उनका शरीर हो ही नहीं सकता था, और 20 सालों से वो सेम अवस्था में उन्हें लेखक खुशवंत सिंह देख रहा था। She could never have been pretty, but she was always beautiful. वह कभी शरीर से सुंदर नहीं थी, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। यहाँ ये दो विरोधाभास वाले शब्द आ गए, एक प्रिटी, एक ब्यूटीफुल। प्रिटी यहाँ उनकी शारीरिक सुंदरता, उनके चेहरे की सुंदरता, उनकी बॉडी की सुंदरता, उनके फिजिक की सुंदरता की बात की गई है, और शी हैड ऑलवेज बीन ब्यूटीफुल, और शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यहाँ ये कहने का मतलब है कि उनका जो स्वभाव था, उनका जो नेचर था, वो हमेशा से ही सुंदर था। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. तो वो क्या करती थी, वो घर में इधर से उधर टहलती रहती थी। उनका एक हाथ कमर पे होता था ताकि अपने झुके हुए कमर के से अपने शरीर के बैलेंस को बना सकें, और एक हाथ में वो माला, जो फेरने वाली माला होती है, धार्मिक माला, उसको घुमाती रहती थी। और उनके जो लिप्स हैं उनके बारे में बताया गया आगे, घुमाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटरिंग अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और उनका जो चांदी जैसा सफ़ेद बाल था वो उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पे ऐसे लटकता रहता था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ हैं वो बिना आवाज़ करे एक प्रेयर में हमेशा लीन रहते थे, मगन रहते थे, बिजी रहते थे। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वह सुंदर थी। हाँ, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स।
वह माउंटेन्स में जो विंटर लैंडस्केप होता है, यानी कि ठंड के समय जो लैंडस्केप माउंटेन्स के आसपास का नज़र आता है, सुंदर छटा नज़ारा, एक शांति भरा हुआ, उस तरीके की उनकी सादगी थी, सुंदरता थी, संतुष्टि थी उनके चेहरे पे, उनके स्वभाव में, और उनकी सांसों में एक संतुष्टि थी, एक कोई मतलब गिला शिकवा नहीं था, एक शांत चित्त स्वभाव वाली वो महिला थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी जी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता जी जब शहर चले गए काम करने के लिए, रहने के लिए, तो उन्होंने मुझे मेरी दादी के साथ अकेला छोड़ दिया और हम दादी के साथ, यानी मैं और दादी लगातार साथ में रहे गांव में। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वह मॉर्निंग में मुझे सुबह उठाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और जब वो मुझे नहला रही होती, तैयार करवा रही होती हैं, ड्रेस पहना रही होती हैं, स्कूल के लिए जब वो मुझे रेडी करवा रही होती हैं, और जो भी सुबह का क्रियाकलाप है मेरे साथ वो कर रही होती, उस समय वो एक सुर में अपनी धार्मिक प्रेयर को गाती रहती थी, इस आशा में कि मैं उसको सुनूंगा, मैं उस प्रेयर को सुनूंगा और उसे कंठस्थ कर लूँगा, उसे याद कर लूँगा। आगे खुशवंत सिंह कहते हैं कि आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन कभी उसको याद करने का मैंने निर्णय नहीं लिया, या याद करने का मैंने जो प्रॉब्लम है, याद करने की समस्या है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद वो मेरी एक लकड़ी की जो स्लेट होती थी उसको लेकर आती थी, और उससे पहले से ही वो धोकर रखी हुई होती थी, और उस पर प्लास्टर्ड विद येलो चॉक का प्लास्टर्ड किया होता था, और साथ ये सारी चीज़ें वो जिसमें इंक पॉट होती थी, अर्थन इंक पॉट, मिट्टी की एक इंक पॉट होती थी, रेड पेन होता था, और इन सभी चीज़ों को वो एक बंडल बनाकर बांध दिया करती थी और मुझे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। और नाश्ते में एक मोटी बासी रोटी जिस पर मक्खन और शुगर का लेप कर दिया जाता था, वो मुझे नाश्ते में मिलती थी, और उस रोटी को खाने के बाद हम साथ साथ स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज टॉक्स। और वो अपने साथ बहुत सी स्टेल चपातीज, जो बासी चपातियाँ हैं, उनको भी अपने साथ ले लेती थी, उन गांव के कुत्तों के लिए जिन्हें वो रास्ते में गली में खिलाया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ गांव वाले स्कूल में मेरे साथ हमेशा जाया करती थी, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो उसी टेम्पल से अटैच था जिस टेम्पल में बैठकर वो प्रेयर करती थी, धार्मिक पुस्तकों का जाप करती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी था वो हमें वर्णमाला, अल्फाबेट, और सुबह की जो प्रेयर होती है
वो सिखाया करता था, पढ़ाया करता था। While the children sat in rows on either side of veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब स्कूल के सारे बच्चे बरामदा की दोनों तरफ बैठकर अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर को सीख रहे होते थे, उसका जाप कर रहे होते थे, उसका मतलब गान कर रहे होते थे, तो उसी समय मेरी जो दादी थी वो टेंपल के अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन कर रही होती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों अपने अपने पढ़ने की प्रक्रिया को समाप्त कर चुके होते थे तो हम दोनों साथ में वापस घर जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस बार जाते समय जो गांव के कुत्ते थे वो हमको मंदिर के दरवाजे पे मिल जाया करते थे। They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वे हमारे साथ हमारे घर तक पीछे पीछे आते थे उन रोटियों, उन चपातियों के लिए जो दादी जी उन कुत्तों को रास्ते में दिया करती थी। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता पूरी तरीके से सेटल हो गए शहर के अंदर, तब उन्होंने हम दोनों को शहर बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship. वह हमारी दोस्ती का एक मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट था। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. यद्यपि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus. मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मोटर बस यानी बस के द्वारा जाया करता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. वहाँ गलियों में, स्ट्रीट्स में कोई कुत्ते नहीं थे, इसलिए वो क्या करती थी, अपने घर के आंगन में गौरैयों को भोजन खिलाया करती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए हम एक दूसरे से कम मिला करते थे या बहुत ही कम मिला करते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक तो वो लगातार मुझे सुबह उठाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछा करती थी कि मेरे अध्यापक ने मुझे आज क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो मैं उन्हें इंग्लिश के कुछ शब्द बताया करता था, कुछ छोटी छोटी वेस्टर्न साइंस की बातें जो कि मैंने सीखी होती थी वो बताया करता था, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, और ये जो वर्ल्ड है ये राउंड है, गोल है, ये सब हमें साइंस में सिखाया गया आज स्कूल में, ये मैं उन्हें बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। और ये सारी बातें जो मैं उन्हें बताता था इससे उन्हें निराशा होती थी क्योंकि वो मेरे इन स्कूल के कामों में मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वह उन सब बातों में विश्वास नहीं करती थी जो कि मुझे इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाता था, और उन्हें इस बात से निराशा थी कि स्कूल में मुझे भगवान के बारे में, भगवान की बातों के बारे में कुछ सिखाया नहीं जाता, न धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ बताया जाता। One day I announced that we were being given music lessons. एक बार मैंने घर आके सबको बताया
कि मुझे म्यूजिक लेसन दिया गया, आज मुझे म्यूजिक लेसन सिखाया गया, आज मुझे म्यूजिक की टीचिंग दी गई या मुझे म्यूजिक सिखाया गया। लेकिन ये सब सुनकर दादी जी क्या हुई? शी वॉज डिस्टर्ब्ड टू हर म्यूजिक had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. उन्हें इन म्यूजिक की बात जैसे ही उन्हें कानों में पड़ी, उनके कानों में पड़ी, तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि उनकी नज़र में म्यूजिक एक घटिया चीज़ थी। म्यूजिक वेश्याओं और भिखारियों की जागीर थी, और जो सभ्य लोग होते थे उनके लिए म्यूजिक से कुछ लेना देना नहीं था। दादी जी की नज़र में, सबकी नज़र में नहीं, दादी जी ऐसा मानती थी, या उस समय उस समाज में ऐसा माना जाता था कि जो म्यूजिक है, संगीत है, इसका जो कनेक्शन है वो सीधे सीधे उन वेश्याओं से है जो कि म्यूजिक का यूज़ करती हैं, संगीत करती हैं, गाना गाती हैं, डांस करती हैं, इस तरीके से रिझाने के लिए लोगों को, या फिर जो भिखारी होते हैं वो म्यूज़िक का उपयोग करके भीख मांगते हैं। तो ऐसा शायद उस समय समाज में प्रचलन में था, तभी दादी जी की भी यही सोच थी, या दादी जी के ज़माने में जब दादी जी छोटी थी तब ऐसा होगा, तो दादी जी के दिमाग में वही बातें फीड हुई होंगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन समाज में होता रहता है। समाज ही नहीं, विश्व की हर चीज़ परिवर्तित होती रहती है समय के साथ साथ। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि शी शेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी जो खामोशी थी, उस खामोशी का मतलब था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, निराश थी। उनकी खामोशी का मतलब था निराशा या उनकी असहमति, डिसअप्रूवल। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। और जब ये म्यूजिक वाली घटना हुई, म्यूजिक वाली बात जब मैंने आपके घर पे बताई कि हमें म्यूजिक सिखाया गया था, तो उसके बाद से कभी कभार ही उन्होंने मुझसे बात की होगी। उसके बाद से मतलब मेरी दादी ने मुझसे बहुत ही कम, ना के बराबर लगभग बात की। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own, तब मुझे मेरा खुद का कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped, और हमारे बीच जो दोस्ती का एक कॉमन लिंक था, जो एक उभयनिष्ठ जुड़ाव था, वो भी समाप्त हो गया, वो भी टूट गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation, और एक त्याग के साथ मेरी दादी जी ने अपना अकेलापन, अपना एकांतपन स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk anyone. वो मुश्किल से ही अपने स्पिनिंग व्हील से अलग होती थी किसी से बात करने के लिए, यानी कि सारे दिन वो स्पिनिंग व्हील में, चरखे में, सूत काटने वाले चरखे में लगी रहती थी, सूत काटती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह अपने स्पिनिंग व्हील के साथ बैठकर उसको घुमाती रहती थी, सूत काटती रहती थी, और जो प्रेयर है, भगवान की जो आराधना है, उसे करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर में कुछ समय के लिए गौरैयों को दाना खिलाने के लिए, गौरैयों को भोजन देने के लिए वो थोड़ा समय निकालती थी। उस समय वो आराम से आंगन में बैठ जाती थी और गौरैयों को दाना खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब वो बरामदे में बैठकर रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही होती थी गौरैयों को खिलाने के लिए, तो सैकड़ों गौरैया, सैकड़ों चिड़िया
उनके चारों तरफ घेरा लगाकर बैठ जाती थीं और चहचहाती थीं। सम केम, कुछ आती थीं एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उनकी टांगों पे उछल के बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पे भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर सूथ्ड देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उनको ऐसे शी करके चिड़ियों को उड़ाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनके लिए एक बहुत ही खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का निर्णय किया, I was sure my grandmother would be upset. मुझे ये भरोसा था कि मेरी दादी जी थोड़ा उदास होंगी, अपसेट होंगी। I would be away for 5 years. मुझे 5 वर्षों के लिए दूर जाना था। And at her age one could never tell, और उनकी जो एज थी उस एज में कोई नहीं कह सकता था कि वापस आने पे वो मिलेंगी भी, जीवित रहेंगी भी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी जी रहीं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह ना केवल भावुक थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने भी आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं की और कोई भी इमोशन उन्होंने शो नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उस समय भी उनके जो लिप्स थे वो भगवान की आराधना में मूव हो रहे थे बिना साउंड क्रिएट करे हुए। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मन था वो प्रेयर में डूबा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और उनकी जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो रोजरी यानी कि जो धार्मिक माला थी, कंठी माला, उसका जाप करने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, चुपचाप से उन्होंने मेरे फेस को पकड़ा और मेरे माथे पे एक किस करी। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और फिर मैंने पाया कि जो मेरे माथे पे उनके किस का जो गीला सा एक छाप होती है वो महसूस की, और मैंने सोचा कि शायद ये हम दोनों के बीच का जीवन में अंतिम कॉन्टैक्ट है ये। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट हर एट द स्टेशन। 5 साल के बाद मैं वापस आया और उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और 5 साल के बाद भी वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी दिखाई नहीं पड़ रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास एक भी शब्द बोलने का टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मैं उनके लिप्स से जो प्रेयर रिसाइट करने की हल्का साउंड होता है वो सुन पा रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebuks। और मेरा यहाँ इतने दिनों के बाद जो पहली बार आगमन था, उस दिन भी उन्होंने बड़ी खुशी से और लंबे समय तक
चिड़ियों को, गौरैयों को खिलाया और उन्हें डांटा फटकारा, जो भी वो प्यार से चिड़ियों को डांटती फटकारती थी उस तरीके से। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम को उनमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव नजर आया। शी डिड नॉट प्रे, ये दादी जी का वो पल था जो सचमुच उनके लिए बहुत ही बदला हुआ पल था। उस शाम को उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने क्या किया उस शाम को? प्रेयर नहीं की, उन्होंने आस पड़ोस की विमेन को, स्त्रियों को, औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ड्रम लाई और गाना बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग skins, the several hours she thumbed the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. घंटों तक उन्होंने उस पुरानी घिसी हुई ढीली ढाली स्किन वाले ड्रम को पीट पीट कर बजाते हुए योद्धाओं के वापस आने पर जो गीत गाए जाते हैं, ऐसे वीर गाथाओं वाले गीतों को गाया। We had to persuade her to stop, to avoid overstraining. हमें उन्हें मनाना पड़ा, रोकना पड़ा, बहुत अधिक उनकी बॉडी में थकान होने से बचाने के लिए। That was the first time since I had known her that she did not pray. और वो शायद पहला समय था, जब से मैं उन्हें जानता था तब से वो पहला समय था जिस समय उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। ये हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमसे कहा कि बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जी बिल्कुल अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने मुझसे कहा, हमसे कहा कि हमारा अंत, कि मेरा अंत निकट आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने कहा क्योंकि अब ये मेरे जीवन के कुछ ही पल बचे हैं और इन कुछ पलों को मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। इन कुछ पलों को मैं अपनी भगवान की आराधना में बिताना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं किसी से टॉकिंग करने में, बातचीत करने में अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहती। वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, लेकिन उन्होंने हमारे इस विरोध को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वह शांति से बेड पर लेट गईं, प्रार्थना करने लगीं और अपनी माला का जाप करने लगीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और जब हमने उन्हें ध्यान से देखा तो हमें कुछ शक हुआ, उनके जो लिप्स थे वो मूविंग करना बंद हो गए थे। उनके हाथों से जो धार्मिक माला थी वो जमीन पर गिर गई थी और उनकी लाइफलेस जो फिंगर्स थी वो साफ नजर आ रही थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक शांत चित्त पीलापन उनके चेहरे पे फैल गया और हम समझ गए कि अब वो मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उन्हें बेड पर से उठाया और जैसा कि रिवाज है उन्हें जमीन पर लिटा दिया और उनके ऊपर एक लाल कफन डाल दिया। After a few hours of mourning
we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ घंटों के शोक कार्यक्रम के बाद, यानी कि जो किसी के जाने का दुख होता है तो परिवार वाले उस दुख को प्रकट करने के लिए इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, रोते हैं। तो वो सारी प्रक्रिया जो होती है शोक की, उसके बाद हम सब ने उनका जो फ्यूनरल है, दाह संस्कार है, उसको करने के, उसका अरेंजमेंट करने की, प्रबंध करने के लिए बिजी हुए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और शाम को हम जो अर्थी होती है बांस की बनी हुई, उसको लेकर उनके कमरे में गए और उस पर उनको लिटाया, और उस पर फिट उनको कर दिया, बांध बूंद के जो ले आते हैं। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे में रोशनी की गई, एंड बरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरांडे में पीली लाइट चमकाई गई यानी जलाई गई, पीली लाइट से बरांडा को रोशन किया गया। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में लगभग आधा घंटा रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. बरांडा में, अपने कमरे के गेट के सामने बरांडा में, जब उनको उस रेड कफन से लिपटा हुआ उस स्ट्रेचर के ऊपर लिटा दिया गया, तो उनके आसपास, उनके चारों तरफ हजारों की तादाद में जो गौरैया थी वो आकर बैठ गई। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर देम। हमें उन गौरैयों के लिए बहुत दुख हुआ और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी ले आई। शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, और मेरी माँ ने उन रोटी के टुकड़ों को उसी तरीके से तोड़ा जैसे मेरी दादी तोड़ा करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उन रोटी के टुकड़ों को उन गौरैयों के खाने के लिए उनकी तरफ डाल दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी जी किया करती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो गौरैया थी उन्होंने ब्रेड पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's crops off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. और जब मेरी दादी जी को ले जाया गया तो सारी गौरैया वहाँ से उड़कर चली गईं, और अगले दिन सुबह स्वीपर ने उन सारे ब्रेड क्रम्स को बहार कर डस्टबिन में डाल दिया। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर परफेक्टली। सो ऐसे ही वीडियो को समझने के लिए AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।